स्टूडेंट माई सेल्फ विनय मदेसिया वीके क्लासेस ऑनलाइन स्टडी में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर। अगला चैप्टर हमारा है गॉस थ्योरम। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, यानी इसमें हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ा और इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होती है उसके बारे में पढ़ा। उस चैप्टर में हमने आपको एक छोटी सी चीज और बताई थी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी सतत आवेश वितरण के बारे में हमने आपको बताया था, लेकिन उसका वहां पर यूज आपको नहीं मिला। ठीक है, उसका यूज आपको मिलेगा इस चैप्टर में, यानी गॉस की थ्योरम यानी गॉस की प्रमेय। इस चैप्टर में आपको उसका प्रयोग करना है। ठीक है, यानी कि गॉस की प्रमेय में हम जहां पर भी चार्ज के बारे में पढ़ेंगे वहां पर चार्ज क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस हो, सतत होगा। ठीक है, गॉस की थ्योरम को पढ़ने से पूर्व, ठीक है, गॉस की थ्योरम को पढ़ने से पूर्व हमें इसकी कुछ बेसिक जानकारियों को रखना पड़ेगा, जिसकी सहायता से हम गॉस की थ्योरम को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आप जानते हैं कि गॉस क्या है, एक साइंटिस्ट हैं कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ठीक है, एक आपके साइंटिस्ट हैं और इन्हीं के नाम पर इन्होंने अपने नाम पर एक थ्योरम बनाया और उसी थ्योरम को के नाम पर एक चैप्टर हो गया, लेकिन फिर भी हमें इनकी कुछ बेसिक्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इनकी बेसिक्स में हमारा पहला है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर यानी सदिश क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया वेक्टर यानी सदिश क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है सदिश क्षेत्रफल के बारे में, यानी कि जो क्षेत्रफल होती है। ठीक है, इसमें क्या डिफाइन किया गया, जो क्षेत्रफल है ये क्या है, हमारी ये सदिश है, ये हमारा वेक्टर फॉर्म का है। तो देखने की सदिश जो हमारा क्षेत्रफल है ये वेक्टर फॉर्म का कैसे है। ठीक है, इसमें तो परिमाण तो दिखता है, कोई भी एरिया हमारे पास हो उसमें परिमाण है, लेकिन दिशा कैसे हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपल सा समझ सकते हैं कि यदि हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, जिसमें हमें सतत आवेश वितरण आसानी से समझ आ सके कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से दिखेगा। ठीक है, ये क्या हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते हैं, यदि हम किसी काल्पनिक पृष्ठ को लें, ठीक है, हम यदि काल्पनिक पृष्ठ को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अभिलंबवत माने, ठीक है, तो क्या हम देखेंगे, यदि हम अभिलंबवत इस पृष्ठ को मानते हैं, यानी कि पृष्ठ ऐसे है लेकिन हम इसको इस प्रकार से दिखा रहे हैं। ठीक है, अभिलंबवत माने तो क्या हमें दिखेगा कि इस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ठीक है, इस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या यानी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन की संख्या क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, अधिकतम लाइनें इसी से जाएंगी। ठीक है, यदि क्या करें, इसी को हम, इसी जो हमारा काल्पनिक पृष्ठ है इसी को थोड़ा हम बेंड कर दें, यानी ऐसे पृष्ठ है इसको ऐसे कर दें, तो क्या हमें दिखाई देगा, इसे यदि हम बेंड करते हैं, मान लो थीटा कोण पर बेंड करते हैं इसे। ठीक है, थीटा कोण पर बेंड करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि जो ऊपरी लाइनें होंगी, ऊपरी वैद्युत बल रेखाएं होंगी, ये क्या होंगी, इस पृष्ठ से गुजरेंगी नहीं। अर्थात यदि हम थीटा कोण पर बेंड करते हैं तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या में कमी आ जाती है ना। अर्थात इसका परिमाण के साथ साथ इसकी दिशा है, और कहां पर है, बाहर की ओर, बाहर की ओर अभिलंब की दिशा। ठीक है, अर्थात एरिया वेक्टर हमारा क्या है, एक सदिश यानी वेक्टर फॉर्म का, इसमें हमारा परिमाण के साथ साथ दिशा भी है जो कि बाहर की ओर अभिलंब की दिशा है। ठीक है, इसलिए आपको जब भी आपको एरिया वेक्टर मानना है तो एरिया वेक्टर हमारा वेक्टर फॉर्म में होगा। ठीक है, दूसरी इसकी जो छोटी सी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है इसी में, सॉलिड एंगल यानी घन कोण से बोलते, ये आपकी बेसिक चीजें हैं, गॉस की थ्योरम को पढ़ने से पूर्व की बेसिक चीजें हैं। सॉलिड एंगल, अब सॉलिड एंगल यानी से बोलते हैं घन कोण। ठीक है, घन कोण क्या है, आपने
पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कोण, ठीक है, या इसे बोलते हैं प्लेन एंगल, केवल कोण, ठीक है। लेकिन हम आपको यहाँ पढ़ना सॉलिड एंगल यानी घन। घन कोण को समझने से पूरा आप कोण को यदि आप एक बार ध्यान से देखें, कोण क्या होता है, यदि किसी हम वृत्त के किसी भी वृत्तखंड द्वारा यानी वृत्त के किसी चाप द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक जो कोण होता है उसी को हम बोलते हैं संतुलित कोण या प्लेन कोण, जिसे हम थीटा से डिनोट करते थे। यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एक फार्मूला यूज करते थे, है ना। क्या कहा जाता था कि किसी भी वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, ये हमारा कहलाता था घन कोण, तो ये हमारा कहलाता था कोण, ठीक है। हमें पढ़ना है घन कोण यानी सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल के लिए क्या करेंगे, हम इसे वृत्त नहीं मानेंगे, क्या हमारा सर्किल, ये हमारा क्या है, सर्किल है, ठीक है। लेकिन हमें क्या मानना पड़ेगा इसे, यदि हम इसे मान लें कोई गोला, है ना, ये हमारा वृत्त है, और हम क्या कर लें, कोई लेट कर ले हमारे पास कोई गोला, ठीक है। आप जानते हैं कि बोर्ड पर गोला और वृत्त दिखने में सेम होते हैं, लेकिन इनमें बहुत ही अंतर होता है, ठीक है। यदि गोला है तो वो 3 डायमेंशनल होगा, उसे हम किसी भी एंगल से देख सकते हैं, लेकिन वृत्त को हम प्रत्येक एंगल से नहीं देख सकते। यानी यदि हम गोला यूज करें तो इसके यदि एक सूक्ष्म खंड ले लें, तो इस सूक्ष्म खंड द्वारा केंद्र पर जो इसके आंतरिक कोण होगा उसी कोण को हम बोलते हैं घन कोण, जिसे हम ओमेगा से लिखते हैं, ठीक है, डी ओमेगा से लिखते हैं। ये क्या है, घन कोण। यानी घन कोण किसे कहते हैं कि किसी गोले द्वारा, ये क्या हमारा एक गोला, किसी गोले द्वारा उसके एक सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण घन कोण, ठीक है। यानी घन कोण को हम हमेशा डी ओमेगा से लिखेंगे। घन कोण डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हमारा होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, उसी प्रकार से घन कोण डी ओमेगा बराबर क्या मिल जाएगा हमें, डी ओमेगा यानी चाप, इसमें चाप का स्थान क्या है, एक सूक्ष्म अवयवखंड है, यानी यहाँ पर हो जाता है डी ए अपान आर स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर हमने डी ए क्या लिख दिया, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें मान लिया इसकी जो पूरी एरिया है ए, तो सूक्ष्म एरिया का पार्ट कितना हो जाएगा, डी, ठीक है। हमने आपको पहले बता दिए हैं कि जो डी ए यानी डिफरेंशिएशन इसका कर दिया गया, ए का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, इसका सूक्ष्म पार्ट मिलेगा, और यदि इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें पूरे पार्ट का की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यानी क्या करते हैं, हम डी ए लिखेंगे यानी सूक्ष्म पार्ट है, और डी अपान आर स्क्वायर क्या है हमारा घन कोण, ठीक है। घन कोण डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर। यदि हम ऐसा ही लेट कर लें कि यह जो हमारा डी ए वेक्टर है, ठीक है, इसे हम थोड़ा सा बेंड कर दें, ठीक है, थोड़ा सा बेंड कर दें, और इसकी वैद्युत क्षेत्र ई से कितना कोण हो जाए, थीटा कोण, ठीक है। थीटा कोण पर ये बेंड हो जाए तो क्या मिलेगा हमें, डीए के स्थान पे हमारी वैल्यू कितनी हो सकती है, वैल्यू को देखने के लिए क्या करेंगे हम, जो हमारी ये आर त्रिज्या है, ठीक है, इसी से इस पर यदि हम एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है, यानी जो हमारा एक वृत्त दिख रहा है ये आर त्रिज्या से खींचेंगे तो हमें डीए कहाँ मिलेगा, इसके पृष्ठ के अभिलंबवत, यानी हमें मिल जाएगा डी ए कॉस थीटा, यानी डी ओमेगा बराबर क्या मिल जाएगा हमें, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ये हमारा घन कोण का फार्मूला है, ठीक है। यानी घन कोण डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ठीक है। या डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर ये भी कर सकते हैं जब हम इसको बेंड नहीं करेंगे, ठीक है। यदि हम बेंड नहीं करते उस स्थिति में हम देखते हैं यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ के कारण घन कोण देखना चाहें, ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या कर देंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, घन कोण डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें संपूर्ण पृष्ठ कारण घन कोण आ जाएगा इंटीग्रेशन डी ए अपान आर स्क्वायर, ठीक है। यानी डी ओमेगा क्या हो जाएगा, घन ओमेगा हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर 1 अपान आर स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू है डी ए, और डी ए का हो जाएगा ए अपान आर स्क्वायर, ठीक है। ए क्या है,
ये हमारी एरिया है, इसकी एरिया, ये क्या है हमारा एक गोला, ठीक है। और गोले की एरिया कितनी होती है, सिंस ए इक्वल टू कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोले की एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाएगा देयरफॉर ए इक्वल ओमेगा इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, ए इक्वल टू मिला हमें 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यानी ओमेगा बराबर 4 पाई, यानी संपूर्ण पृष्ठ के कारण घनकोण कितना होगा 4 पाई, ठीक है। और घनकोण डी ओमेगा बराबर डी अपॉन डी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इन दो फार्मूलों को हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। किसमें, गॉस के थ्योरम में, यानी गॉस के थ्योरम के लिए एरिया वेक्टर और सॉलिड एंगल, ये क्या है, दोनों आपकी बेसिक चीजें हैं। इसमें आपको एक और चीज पढ़नी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ये इसमें गॉस के थ्योरम में आपकी एक मुख्य चीज आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी वैद्युत फ्लक्स, जो कि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, यानी वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पिछली दो टॉपिकों में देखा कि यदि हमारे पास कोई वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, एक समान को हम डॉट दिखाते हैं इसलिए इसे डॉट बना दे रहे हैं। ये हमारे पास कोई वैद्युत फ्लक्स है, यदि हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, यदि हम इसमें कोई पृष्ठ जो है, पृष्ठ की कल्पना करें कि हमारे पास क्या है, ये पृष्ठ, ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर जाएंगे, ठीक है, और इसी बल रेखाओं की संख्या को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स, जिसे हम डिनोट करते हैं फाई ई से, अर्थात किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी वैद्युत फ्लक्स। आपको डेफिनेशन अच्छे याद रहेगी कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। यदि हम एक क्या ले लिए हैं, काल्पनिक पृष्ठ ले लिए हैं, ठीक है, कौन सा पृष्ठ हम मान लेते हैं, पृष्ठ का क्षेत्रफल ए, ठीक है। यदि इसके सूक्ष्म अवयव को ले, सूक्ष्म खंड ले लेते हैं, इसका अवयव, इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा डायरेक्शन ए है और ये अवयव कितना है डी ए, तो इस सूक्ष्म खंड के द्वारा वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, हमारा डी फाई होगा, सूक्ष्म होगा, ठीक है, डी फाई इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू डी, ये हमारा होगा वैद्युत फ्लक्स, यानी फाई डी फाई बराबर ई इंटू डी। यदि हम लेट कर लें कि ये हमारा काल्पनिक पृष्ठ क्या है, ये थीटा कोण पर बेंड हो, ठीक है, ये हमारा थीटा कोण पर बेंड हो, तो यानी कि यह कोण हमारा क्या है, थीटा कोण पर हम बेंड कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, हमने पीछे भी देखा है, यदि हम इसे थीटा कोण पर बेंड करेंगे तो हमारा ई डी ए cos थीटा हो जाता है ना, डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए cos थीटा, ठीक है। यही एक लाइन भी लिख सकते हैं कि यदि हम इसे थीटा कोण पर बेंड करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल वेक्टर से यह क्या करेगा, थीटा कोण पर हो जाएगा, इसलिए डी फाई बराबर ई डी ए cos थीटा, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए ये क्या निकला, हमारे एक सूक्ष्म पार्ट द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला, ठीक है। यदि हम संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करना चाहें तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या कर सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ को निकालने के लिए हम दो प्रकार का यूज कर सकते हैं। पहला कर सकते हैं कि इस जो हमारे पास पृष्ठ ए है, ठीक है, इसको हम सूक्ष्म खंडों में बांट लें, ठीक है, जितने खंड में हम बांटेंगे, ठीक है, फिर उसी का हम समेशन कर दें, उसी का बीजगणितीय योग कर दें, तो क्या मिल जाएगा, हमें संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। और यह हम
ऐसा कर सकते हैं, यानी इसी का हम क्या कर दें, डी फाई ई का समेशन कर दें। ठीक है, तो हमें विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। या हम दूसरी कंडीशन कर सकते हैं, यदि यहाँ पर जो हमारा सूक्ष्म खंड अवयव है ये क्या हो, dA टेंड्स टू 0, ये 0 की तरफ टेंड्स कर रहा, 0 की तरफ जा रहा, तो क्या करेंगे, इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी इसी का इंटीग्रेशन करेंगे, डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक हमारा बंद पृष्ठ जैसा है, इसीलिए हम इसमें इसी क्लोज इंटरवल कर देते हैं। यानी कि इसकी जो बाउंडेशन है जहां से जहां तक होगी वहां तक हम पूरा इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, पूरे पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकल जाएगी। यानी डी फाई इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, फाई इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन करते समय आपको ज्ञात होगा कि E इंटू डी ए कॉस थीटा है, तो यहाँ पर डी हमारी वेरिएबल है और बाकी E कॉस थीटा कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, E कॉस थीटा इंटीग्रेशन इंटू डी। ठीक है, तो अभी अभी हमने आपको पीछे बताया है, यदि हम क्लोज इंटीग्रेशन डीए करते हैं, ये क्या है, घन कोण। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमने पृष्ठ कैसा माना है, पृष्ठ किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम डीए का क्या करते हैं, केवल ए आ जाएगा, यानी ई ए कॉस थीटा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आप इंटीग्रेशन में आप फार्मूला पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन dx का होता है आपका x प्लस c। ठीक है, और यदि हमारा एक क्लोज इंटीग्रेशन रहेगा dx तो केवल आता है आपका x, और इसकी जो बाउंडेशन रहती है अपर लिमिट और लोअर लिमिट में आ जाती है। यानी केवल हम क्लोज इंटीग्रेशन dx रहेगा तो केवल x लिखेंगे, कांस्टेंट वैल्यू लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा क्लोज इंटीग्रल था इसलिए e इंटू a cos थीटा, यानी जैसे dx का x होता है वैसे ही हमारा डी का ये हो जाएगा, यानी फाई बराबर आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमारी वैल्यू। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, अब यदि इसकी हम यूनिट निकालना चाहें, ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं, यूनिट के लिए हमें रटना नहीं है, बस इसी से हम यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं और इसी से हम इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसकी यूनिट कितनी आ जाएगी। तो यूनिट यानी इसका मात्रक यूनिट निकालेंगे, E इंटू ए कॉस थीटा है ना, फार्मूला हमारे पास E इंटू ए कॉस थीटा। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसकी फार्मूला क्या आती है, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम इंटू ए क्या है, एरिया है। और किसी भी एरिया में क्या होती है, आपके पास दो चीजें उसमें होती है, एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई। यानी एक तक क्या हो जाता है, लंबाई और चौड़ाई यानी मीटर स्क्वायर है ना। यानी इसे हम कह सकते हैं न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, या सिंबल में लिखना चाहेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। चाहे हम इस प्रकार से चाहे लिखें, चाहे आप जो है इसको केवल सिंबल में दिखा सकते हैं। और सिंबल के लिए हमने आपको बताया कि आपको सदैव क्या करना है, सिंबल में जो भी साइंटिस्ट का नाम रहेगा उसे आप बड़े लेटर में लिखेंगे, और जो साइंटिस्ट का नाम नहीं है उसे आप छोटे लेटर में। जैसे आपका मीटर क्या है, एक डिस्टेंस है, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं, तो इसे आप स्मॉल से लिखेंगे, लेकिन नियन और सी दोनों को आपको कैपिटल से लिखना है। क्यों, क्योंकि एक साइंटिस्ट का नाम। डायमेंशन आप इसकी यूनिट लिखते समय आपको याद रखना है, नीचे कैपिटल में लिखना है। ठीक है, अगर इसकी डायमेंशन लिखना चाहे तो डायमेंशन कितना हो जाएगा, तो न्यूटन यानी हमारा क्या है, बल है, बल की विमा m l t पावर -2। ठीक है, इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर का क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर अपान कूलम, कूलम का क्या होता है 80। ठीक है, कुछ वैल्यू हमें याद रखनी होगी, उसके पश्चात की वैल्यू रख देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। m हमारे पास और कहीं नहीं है तो m हो गया, l यहाँ पर 1 है, यहाँ पर l पावर 2। ठीक है, यानी ऐड होगा l पावर 3।
टी पावर माइनस 2 ऊपर है और टी नीचे, यानी ऊपर जाएगा टी पावर टी इनवर्स होगा, ऐड हो जाएगा टी पावर माइनस 3, 2 और -1 -3, ठीक है। और ए हमारा ऊपर जाएगा ए इनवर्स, यानी इसकी डायमेंशन आ जाएगी एम एल पावर 3 टी पावर -3 ए पावर -1, ठीक है। ये क्या मिल गई इसकी डायमेंशन, ठीक है। यानी कि आप ये सिस्टमैटिक से याद रखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी उसकी केवल उसकी जो डिफिनीशन याद रहे तो उसी से आप फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। उसी से उसकी यूनिट निकाल सकते हैं, उसी से उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अर्थात आपको रटने की आवश्यकता नहीं, केवल आप समझ लेंगे तो आसानी से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये थी हमारी 3 बेसिक्स, ठीक है, जिसके आधार पर हम गॉस की थ्योरम को पढ़ेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, इसके अनुप्रयोग को समझ सकते हैं, ठीक है। यानी गॉस की थ्योरम के अनुप्रयोग या उसके प्रूफ को पढ़ने के लिए हमें 3 बातें याद रखनी है। एक हमारा एरिया वेक्टर, ठीक है, दूसरी हमारी सॉलिड एंगल, तीसरा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय। गॉस थ्योरम क्या है? कार्ल फ्रीडरिच गॉस एक साइंटिस्ट हैं, इनका पूरा नाम है कार्ल फ्रीडरिच गॉस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने विभिन्न प्रकार के बंद पृष्ठ को लिया, ठीक है, सर्किल भी लिया और आपका बेलन में भी लिया, ठीक है, गोले में भी लिया, बेलन में लिया और आपके किसी प्रकार के पृष्ठ में भी लिया, ठीक है। कई प्रकार के पृष्ठों पर इन्होंने प्रयोग किया, ठीक है। उस पर इन्होंने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया, यानी सतत आवेश वितरण के आधार पर उन्होंने उस पर वैद्युत फ्लक्स को फाइंड किया, ठीक है। और उन्हीं तो नियम को बोलते हैं गॉस का नियम या गॉस थ्योरम, यानी गॉस की प्रमेय, ठीक है। गॉस के नियमानुसार किसी भी बंद पृष्ठ, यानी गॉस के नियम के अनुसार क्या है, किसी भी बंद पृष्ठ, चाहे जैसा भी आपका बंद पृष्ठ हो, चाहे आपका सर्कुलर हो या आपका किसी प्रकार का, ठीक है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी वैद्युत फ्लक्स हम किसे लिखते हैं, फाई से, कुल वैद्युत फ्लक्स, इसमें समस्त आवेश का 1/ε0 गुना, समस्त आवेश का 1/ε0 गुना, ठीक है। ये फार्मूला उन्होंने दिया, ठीक है। अब यदि हम लेट कर लें कि इसका आवेश क्या है, इसका जो चार्ज है वो Q है, तो फाई ई बराबर हमें मिल जाएगा Q/ε0। ये है गॉस का फार्मूला, है गॉस का नियम, ठीक है। यानी क्या कह सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई कुल आवेश का, इसका कुल आवेश कितना है +Q, इसमें ढेर सारे आवेश होंगे, इसका जो समस्त आवेश है कितना है Q है, तो उसका 1/ε0 गुना, ठीक है। यानी किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। ये क्या है, गॉस का नियम, गॉस ने ये नियम दिया और इसका प्रूफ भी दिया, तो इसका प्रूफ क्या है, गॉस के नियम के प्रूफ, ठीक है। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं, फाई = Q/ε0 कैसे होता है। ठीक है, गॉस के नियम के प्रूफ, ठीक है। तो गॉस ने क्या किया, एक बंद पृष्ठ लिया था, आप भी ले लीजिए एक बंद पृष्ठ, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक बंद पृष्ठ, क्लोज सरफेस, ठीक है। इसमें यदि हम किसी बिंदु O पर मान लें कि इस पर कितना है +Q चार्जेस है, ठीक है, इससे r दूरी पर, r डिस्टेंस पर यदि हम जाएं और इस पर कोई सूक्ष्म अवयव खंड इसका हो, इसका एरिया किया है, इसकी एरिया मान लें A है, तो इसकी सूक्ष्म खंड की एरिया कितनी हो जाएगी dA। वैद्युत क्षेत्र की दिशा मान लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी E इस तरफ है, इसका यूनिट वेक्टर कितना मान लेते हैं n, ठीक है। इतनी चीजें हमें माननी पड़ेगी, क्या क्या, हम मान लेंगे कि एक हमारे पास क्लोज सरफेस है, एक बंद पृष्ठ है,
जिसके अंदर किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश है, जिससे r दूरी पर कोई सूक्ष्म खंड अवयव dA है, जिस पर हमें वैद्युत फ्लक्स का मान फाइंड करना या जिस पर करना है या उसके संपूर्ण पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स का मान फाइंड करना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम पिछली जो चैप्टर है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उस चैप्टर में हमने एक और फार्मूला पढ़ा था कि प्लस Q आवेश के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, उस फार्मूले को हम यूज यहाँ भी करेंगे। ठीक है, हमने पिछले आपको बताया था, पहले बताया था कि जो है आपको हर चैप्टर को, इसमें जो 4 चैप्टर हैं उसमें सब एक दूसरे से रिलेटेड है, आपको हर चैप्टर के फार्मूले को याद रखना। किसी भी चैप्टर के फार्मूले को किसी में भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ प्लस Q के कारण dA पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी हमारी, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ठीक है, ये मीडियम कैसा लेते हैं, मीडियम में हम फ्री स्पेस लेते हैं। ठीक है, निर्वात में लेते हैं तो क्या रहेगा, k इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इसलिए E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। हमें क्या प्रूव करना है, गॉस की थ्योरम। गॉस की थ्योरम किसके लिए है, वैद्युत फ्लक्स के लिए। तो क्या करते हैं, इस सूक्ष्म खंड dA पर वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, सूक्ष्म खंड dA पर वैद्युत फ्लक्स d फाई E, d फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटू d, ये हो जाएगा। ठीक है, यदि हम लेट करें कि यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा से क्या हो, थीटा कोण पर, एरिया वेक्टर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर हो। ठीक है, तो क्या हमें मिलेगा, E इंटू dA cos थीटा, d फाई इक्वल टू E dA cos थीटा। समीकरण नंबर बन गया हमारा 2। ठीक है, इसके बजाय क्या करें, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, ठीक है, रख देते हैं। यानी हमें क्या मिल जाएगा, d फाई E इक्वल टू मिल जाएगा, E की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ठीक है, इनटू dA cos थीटा। ठीक है, या इसी को हम r² को यहां से हटा करके यहां लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 dA cos थीटा अपॉन r²। बस थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर दी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यदि हम लेट करें कि जो हमारा ये सूक्ष्म अवयव dA है, ठीक है, इसके कारण O पर जो आंतरिक कोण है अर्थात घन कोण, ये हमारा घन कोण, ये कितना है, d ओमेगा। ठीक है, इस सूक्ष्म अवयव खंड d के द्वारा केंद्र O पर आंतरिक घन कोण क्या है, d ओमेगा। तो d ओमेगा बराबर हमने क्या पढ़ा, घन कोण d ओमेगा बराबर dA cos थीटा अपॉन r²। ये पढ़ा ना फार्मूला, dA cos थीटा अपॉन r²। ठीक है, क्योंकि ये थीटा कोण पे बेंड है, तो थीटा कोण पे बेंड नहीं होता, dA अपॉन r² लिखते हैं, क्योंकि हमने थीटा कोण पे बेंड मान लिए हैं। ठीक है, इसलिए dA cos थीटा अपॉन r² इतना रखेंगे। ठीक है, इसे क्या करेंगे, यदि हम इसको इक्वेशन 3 माने क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में d ओमेगा का मान यानी घन कोण का मान रख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 3 में रखेंगे तो d फाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 dA cos थीटा अपॉन r², यानी इतनी पूरी वैल्यू क्या है, d। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा क्या, इस सूक्ष्म अवयव खंड पर, सूक्ष्म खंड पर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें गॉस की प्रमेय प्रूव करनी है, Q/ε0 लेना है, फाई इक्वल टू, तो क्या करेंगे, हम संपूर्ण पृष्ठ पर मान लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा,
संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमने बताया क्या करना है आपको, इसका हमारे पास कुछ हुआ है, संपूर्ण करने का करना, बस इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देते हैं डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू डी ओमेगा। क्योंकि कैसा इंटीग्रेशन होगा, क्लोज होगा, क्योंकि हमारा ये क्या है, क्लोज पृष्ठ, क्लोज है। ठीक है, तो यहाँ पर डी फाई का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, फाई इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक कांस्टेंट है, डी ओमेगा की वजह अर्थात ये हमारा क्या वेरिएबल है, डी ओमेगा, अर्थात q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, डी ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी इनटू डी ओमेगा की वैल्यू कितनी आती है, या इस सबके क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा। ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा का यानी पूरे घनकोण का मान कितना आता है, आपने भी पीछे पढ़ा घनकोण में 4 पाई, सिंस क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है 4 पाई, यानी संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण का मान 4 पाई होता है, इसलिए फाई इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या मिल गया हमें, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये क्या है, यही हमारा है गॉस की प्रमेय। ठीक है, यही हमारा, यहीं तक हमारा प्रूफ लिखेंगे कि गॉस की प्रमेय का प्रूफ यही तक, ये हमारा है गॉस की प्रमेय। यानी फिर से एक बार देखते हैं गॉस की प्रमेय में हमने क्या किया, सर्वप्रथम हमने लिख कर लिया इसमें कि हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, क्लोज सरफेस है। ठीक है, इसमें एक सूक्ष्म अवयवखंड डीए है जो ओ से 8 दूरी पर है। ठीक है, ओ पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो इस सूक्ष्म खंड डीए पर वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई इंटू डी। ठीक है, और एक चीज और हमने माना इससे पहले कि प्लस क्यू के कारण डीए पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, इक्वल टू 1/4/0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस सूक्ष्म खंड पर हमें वैद्युत फ्लक्स मिला डी फाई बराबर ई इंटू डी। फिर इसके बाद क्या किया हमने क्या कहा कि इस सूक्ष्म खंड अवयव ये क्या हो, थीटा कोण पर हो, इलेक्ट्रिक क्षेत्र से, इलेक्ट्रिक फील्ड से ये क्या हो, थीटा कोण पर हो, तो हमें क्या मिल जाएगा, डी फाई बराबर ई डी कॉस। ठीक है, तो यदि हम क्या करें, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, तो डी फाई बराबर ई का मान की वैल्यू क्या है 1/4/0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख देते हैं इनटू डी कॉस। ठीक है, इसी को हम थोड़ा सा पोजीशन चेंज करके लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा क्यू अपॉन 4/0 डी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा थोड़ा सा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारा जो सूक्ष्म अवयवखंड है इसके कारण केंद्र O पर जो आंतरिक कोण है वो क्या है, घन कोण डी ओमेगा। ठीक है, तो घन कोण डी ओमेगा बराबर आपने क्या फार्मूला पढ़ा पीछे, डी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यही वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं डी फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 डी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर के स्थान पे डी ओमेगा। ठीक है, ये क्या निकल गया, ये हमारे इस सूक्ष्म अवयवखंड द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकली। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे डी फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू डी ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं डी फाई का इंटीग्रेशन हमारा फाई हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले लेते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा। डी ओमेगा का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमने पढ़ा है 4 पाई रखेंगे कैंसिल हो जाएगा, यानी फाई इक्वल टू कितना मिल गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यही हमारी क्या है, गॉस की प्रमेय। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक बिंदु आवेश था, यदि हम इसी में लेट कर लें कि हमारे पास क्या है, एक बिंदु आवेश ना होकर के हमारे पास क्या है, Q1 हो, Q2 हो, माइनस Q3 हो, माइनस Q4 हो, प्लस Q5 हो। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो, अनेक बिंदु आवेश हो, तो इसके कारण गॉस की प्रमेय आपको लगाना है, तो क्या करेंगे आप, इसी में बस थोड़ा सा आपको चेंजिंग करनी है, यानी क्या कर देंगे, सभी के वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीजगत योग के बराबर हो जाएगा, यानी फाई इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, इसको हम यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन 0 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन 0, Q3 माइनस है माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन 0, Q4 भी माइनस है माइनस Q4 अपॉन एप्सिलॉन 0,
प्लस क्यू 5/0 प्लस साइन वन। इस ये हमारा क्या आ जाएगा, गॉस के प्रमेय को हम इस प्रकार यूज करेंगे, है ना। यानी यदि हमारे पास एक बिंदु आवेश होगा तो 5/q/0, यदि अनेक बिंदु आवेश होगा तो उसी का बीजगणितीय योग है। और आपको याद रखना है कि गॉस की प्रमेय यदि इस कोई बिंदु आवेश क्या हो, इस पृष्ठ के बाहर हो, तो उसके कारण गॉस की प्रमेय में वैद्युत प्रवाह का मान क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, बस आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। और मेनली आपका गॉस की प्रमेय का प्रूफ ही पूछा जाता है 5/q/0, आपको ये याद ध्यान रखिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉस की प्रमेय यानी गॉस थ्योरम के कुछ अनुप्रयोग आपके लिए लेके आएंगे, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।